डॉक्टर साहब, ये जो आइंदा बजट आ रहा है, आप इसे समझते हैं कि मुल्क की माशी इस्तेहकाम के लिए, जिसमें महंगाई की शरह जो है वो 8% तक रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, पुराने जो अहदाफ थे वो अभी हासिल नहीं हुए, नए टैक्सेस के हवाले से IMF जो है वो नई प्रपोर्शन जो है वो सामने रख रहा है, तो नतीजतन अवाम के ऊपर बोझ कितना पड़ेगा? मैंने आज एक बहुत ही डिटेल्ड फ्रेमवर्क लिखा है पाकिस्तान के बजट पे। ये अगर आज न्यूज़ अखबार में का जो मेन आर्टिकल है और उसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमें अपना जो फिस्कल मॉडल है, यानी जो मालियाती मॉडल है, या तो हम उसको असर नौ उसका जायजा लेकर उसको रीथिंक कर लें, या हम जिस टैक्सेस जिसे कहते हैं कन्फिगरेशन में है, जिसमें लोगों को टैक्स देने में जो कबाहतें आती हैं उसी में फंसे रहें, या हम विदहोल्डिंग प्रिजम्पटिव टर्नओवर बेस्ड टैक्सेशन में फंसे रहें, हम सुपर टैक्स में फंसे रहें, हम हायर पर्सनल इनकम टैक्स में फंसे रहें, हम GST को हार्मोनाइज ना करें और कंप्लायंस कॉस्ट्स को हाई रखें। अगर तो इस तरह का बजट जो कि इस साल 13,000 अरब, याद रखिए जब ये साल शुरू हुआ तो हमने IMF के साथ 14,000 अरब का एक बजट तय किया। अब अथॉरिटीज कहती हैं कि वो 13,000 उसको रिव्यू कर रही हैं। ऑब्वियसली जब 14,000 भी था तो लाइकली नहीं था, गिवन जो इकोनॉमी की सकत है, कि वो उसको पूरा कर सके। अगर अब 13,000 है और अगला बजट 15,260 अरब पे बनाना है आपने FPR के टारगेट का, ये 17% ग्रोथ है। इसका मतलब यह है कि 400 से 500 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे टू गेट देयर। इस इकोनॉमी में, जिसमें मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि टैक्स के निजाम को इस तरह सोचिए ही ना, ये सोच ही गलत है। मैंने आज उस एसे में, उस आर्टिकल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन और एक रेवेन्यू के टारगेट से निकल जाइए। आप जाइए कि क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव क्रिएट करता है वो टैक्स स्ट्रक्चर जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है और जो हम बजट साजी में करने जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि हर साल कोई नई तरजीहात आती हैं, सिफारिशात आती हैं, जो तरतीब दी जाती हैं, बताया जाता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लीजिए, अवाम पे महंगाई का बोझ कम पड़ेगा, लेकिन हर बार एक ही पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अभी अगर आप रवा माह को देखें तो रवा माह इदारा शुमारियात ये बताता है कि 2 साल की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई है। अब उसमें ईद को डाल दिया जाएगा कि ईद की वजह से थी या ईद के दिनों के अंदर महंगाई में इजाफा हो जाता है, तो फिर अब जो GST है उसके अंदर 1% इजाफे की तजवीज सामने आई है। हम पुराने पैटर्न्स के ऊपर ही चलते रहे, नए पैटर्न तो हमें देखने को नहीं मिले। टैक्स नेट जो है उसको तो कभी बढ़ाया ही नहीं गया। हमने दूसरे तरीकों से टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो ये पैटर्न क्या हमारे ऊपर इंपोज किया जाता है या हमारे सोचने की सलाहियत ही इस पैटर्न तक महदूद है? आखिरी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जब तक आप खुद अपनी सोचने की सलाहियत पैदा नहीं करेंगे, आप अपने लोकल डॉक्टर से अपनी लोकल सर्जरी कराएंगे नहीं, तो आप इसी चीज में फंसे रहेंगे कि पाकिस्तान में नए टैक्सेस उन सेक्टर्स पे जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं उन्हीं पर लगाकर मुल्क को चलाते रहें। इसको समझने की जरूरत है कि अगर 78 साल में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जिसका एक तखमीना लोकल रिसर्च 800 अरब रुपए का बताती है, अगर लैंड वैल्यू टैक्सेशन, जिसका मतलब है करोड़ों के घर हैं, हजारों की भी आप टैक्सेशन नहीं करते उस पे, इसी तरह अगर आप रिस्क बेस्ड कंप्लायंस, डिजिटलाइजेशन, डेटा इंटीग्रेशन, इन सब चीजों से लोकल सकत पैदा करके फायदा नहीं उठाते, तो आप इसी सिमत में जाते रहेंगे जिस सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास नादिर मौका है कि अपने टैक्स के मॉडल को तरतीब दे इस तरह से कि प्रिजम्पटिव टर्नओवर बेस्ड विदहोल्डिंग टैक्सेस से निकल जाएं, सुपर टैक्स का एक निजाम कायम करें कि अभी 10 है, अगले साल 7, 3 और 0 पर ले जाएं। इसी तरह वेल्थ क्रिएशन और टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी को करें, ना कि ट्रांजैक्शन को। समझाता हूं, आप जो पॉश एरियाज हैं, करोड़ों के जो प्लॉट हैं वो बहुत, मतलब 20 करोड़ का प्लॉट 3 करोड़ में लोग ट्रांजैक्ट इसलिए करते हैं कि हमने एक ट्रांजैक्शनल 7.5% का टैक्स लगाया हुआ है। दैट इज रॉन्ग। आप निकलें इन चीजों में से कि ट्रांजैक्शंस को टैक्स कर रहे हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन को ऐसे करें कि लोगों को डॉक्यूमेंट करने का
यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान की वो डॉक्यूमेंट होने को तरजीह दे। क्यों तरजीह दे? ताकि वो बैंक के पास लेकर जा सके अपने चीजों को, वो एक फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सके। पाकिस्तान ये सब कुछ कर नहीं पा रहा और अपनी लेकिन हमारे यहाँ उर्फे आम में डॉक्टर साहब इसको स्कीम कहा जाता है कि हुकूमत ये अनाउंस कर दे तो वो कहा जाता है कि ये काले धन को वाइट किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है। तो फिर इस साइकी को किस तरीके से खत्म करेंगे? देखिए, एमनेस्टी तो अब मुल्क दे ही नहीं सकता, बिकॉज वो हम IMF की एंगेजमेंट में हैं और उसमें लिखा हुआ है ये बात कि आप ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द प्रोग्राम ये नहीं कर सकते। आप पहले तो जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं, एक टैक्स का मॉडल ही तब्दील करें, ये फिस्कल मॉडल ही तब्दीली मांगता है। नंबर 2, आपकी एक एक्सपेंडिचर साइड है। हम समझ नहीं पा रहे कि वफाक के क्या काम है करने के और वफाक के क्या काम है जो उसने नहीं करने। वो 17 सब्जेक्ट, फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर्टी, क्लाइमेट चेंज, ये वफाक का काम ही नहीं है। ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, इनको नीचे दे दिया गया है। वफाक 17 मिनिस्ट्रीज वो चला रहा है। 722 अरब रुपया वफाक पावर्टी पे खर्च करेगा। ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, ये वफाक का काम नहीं है। 1090 अरब रुपया इस साल पावर सब्सिडी और सर्कुलर डेट जो कि बढ़ता है इनएफिशिएंसीज को टैक्स मनी से पे करेगा। ये भी वफाक का काम नहीं है, ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, इनको नीचे जाने दीजिए और सूबे अवॉश हैं मनी से, वो करिए। नेशनल फिस्कल पैक्ट NFC करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा होगा नहीं। आखिरी बात यह है कि जो महंगाई का आपने जिक्र किया, करंट महंगाई का सबसे बड़ा ताल्लुक ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल से है और दूसरी इस चीज से है कि आज भी पेट्रोल और डीजल को मिलाकर आप 160 रुपए पर लीटर, यानी कि एक मोटर बाइक वाला 125 से 130 रुपए 1 लीटर पर देता है आज भी टैक्स, जिसमें 3 टैक्सेस PDL, पाकिस्तान में इंपोर्ट पे कस्टम्स पे 24 रुपए और 2.5 रुपए कार्बन लेवी है। ये वो रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। सर ये बताएं कि इस शरह से दुनिया के किसी एक भी मुल्क के अंदर लेवी इकट्ठी की जाती है? और फिर दूसरा ये कि दादोशुमार ये बताएं कि इस साल जितनी लेवी इकट्ठी की वो IMF के 2 प्रोग्राम से ज्यादा है। ये कहीं पर भी काबिले कबूल है, काबिले बर्दाश्त है? किसी एक मुल्क का अगर आप निजाम उठा के देख लें, किसी एक मुल्क के अंदर मिसाल ऐसी दिखाई देती है? तो मैं इसको समझाता हूं कि लेवी की बेसिस क्या थी और ये क्यों लगा। क्योंकि नेशनल फिस्कल पैक्ट या नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं हो रहा था और 2014 में वो अवार्ड खत्म हो गया और वफाक वाज नॉट बीइंग एबल टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, तो हम 18% जो GST था उसमें से मुल्क को निकाल कर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे था एक लेवी में ले गए और लेवी प्रोविंसेस से शेयर नहीं होती और वो हमारा ख्याल था कि 10 से 20 रुपए कुछ कलेक्ट की जाएगी और कुछ यूज की जाएगी पेट्रोलियम डेवलपमेंट में। आज वो लेवी, उस दिन वो लेवी 0.2% ऑफ GDP कलेक्ट होती थी, इस साल वो 1% ऑफ GDP पे चली गई है और 1468 अरब रुपए कलेक्ट होगी। और मैं तो हैरान हूं अपने IMF के दोस्तों पर भी, हमारी तरह की ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमारी तरह की ही कंट्रीज को एडवाइस किया है, वो ये कह रहे हैं कि 166% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन है, पर हम इस दफा उस लेवी को 1468 नहीं बल्कि 1727 अरब कलेक्ट करेंगे अगले साल में, जिसके लिए लेवी के हुजम को पेट्रोल और डीजल और केरोसिन पे बढ़ाना पड़ेगा। मेरी ये दरख्वास्त है यानी आप इन शॉर्ट ये बात कर रहे हैं, अवाम को ये बता रहे हैं कि अगले 1 साल में पेट्रोल की कीमतें नीचे नहीं आने वाली, अगर आई भी तो आलमी मंडी के मुताबिक 10-20 रुपए ही आएंगी। पेट्रोल की कीमत बहुत बड़ा ताल्लुक तो इंटरनेशनल मंडी से ताल्लुक रखता है, कैसे ये वॉर सबसाइड करती है, और दूसरा ताल्लुक ये कि अगर तो लेवी और बढ़ी तो उसका बोझ अगर आज मतलब 160 है, अगर उसको 180 टोटल करना पड़ा टू कलेक्ट 1727, बिकॉज पेट्रोल या डीजल की डिमांड तो नहीं बढ़ने वाली मुल्क में जिस तरह का इस वक्त है। पाकिस्तान के पास, मैं बार बार समझाता हूं, आई एम वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा नादिर मौका है, हम 10 मई जीत के आ रहे हैं, हम फॉरेन डिप्लोमेसी अच्छी कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात दुनिया से अच्छे हैं, बट अगर हम अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आज भी तब्दील नहीं करेंगे, टैक्स और एक्सपेंडिचर को आज भी तब्दील नहीं करेंगे, PSDP को जब खुद अथॉरिटीज ने आज बताया, आपको पता है आज एनुअल APCC की मीटिंग थी, आपको ये पता चला कि उन्होंने 3-4 हज़ार अरब मांगे थे
और अगर 1170 या 1200 अरब मिलेंगे जो कि इवेंचुअली जाकर कम करने पड़ेंगे जब हमें एक्सपेंडिचर तोड़ना पड़ेगा, आप ये सोचिए कि फिर इतना बड़ा थ्रो फॉरवर्ड यानी कि 10, 11, 12 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स हम बनाते क्यों हैं? देखिए, पाकिस्तान इज एट अ वेरी गुड प्लेस। यू हैव मैक्रो स्टेबिलिटी, IMF एंगेजमेंट ने एक आपको क्लाउड कवर दिया हुआ है, आप पांडा बॉन्ड फ्लोट कर पाए हैं, आप दुनिया में जाकर यूरो बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, AIIB, ADB ने आपको एक रिस्क कवर दिया है। इन सब चीजों को अपने स्ट्रक्चर्स तब्दील करने में इस्तेमाल करें, यानी ना कि वो जो पुरानी मुआशी इमारत है उसी के ऊपर खर्च करने की बजाय और उसी की दीवारों के ऊपर रोगन करने की बजाय उसकी बुनियाद को तब्दील कीजिए।